बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर कोलाइडल स्टेट पर मबनी है। सबसे पहले किसने इसको स्टडी किया था? थॉमस ग्राहम ने। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पार्चमेंट पेपर या समझे जो परमिएबल मेम्ब्रेन ही है, उसमें से उनका फ़िल्टर होना ज़रा मुश्किल था और एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह से, तो उसने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे जो गुजर जाते थे सोल्यूशन जिनमें इसके पार्टिकल उस मेम्ब्रेन में से गुजर जाते थे, उनको क्रिस्टलाइड कहते हैं, और जिनके नहीं गुजरते थे उनको उसने कोलाइड कहा, क्योंकि उनके पार्टिकल ज़्यादा बड़े हैं। तो क्रिस्टलाइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं? शुगर, यूरिया, कॉमन साल्ट, ये सारे क्रिस्टलाइड हैं। जबकि जो कोलाइड्स हैं इसके बरक्स सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन, ये सारी चीज़ें इनके पार्टिकल पास नहीं होते थे या स्लोली पास होते थे मेम्ब्रेन में से, उसने उनको कोलाइड कह दिया। एक तो ये इनकी क्लासिफिकेशन और किसने की थी और कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा, इसकी जो क्लासिफिकेशन इन विद रिस्पेक्ट टू जो प्रॉपर्टी वाइज तीन किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं, ये बड़े इनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो एक इनकी नेचर, ये होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस है। तो कोलाइडल स्टेट हेट्रोजीनियस होती है, जबकि पार्टिकल साइज़ जो है वो तकरीबन इनका 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है सोल्यूशन का, 100 नैनोमीटर से बड़ा हो तो वो सस्पेंशन पार्टिकल बन जाते हैं। ग्रेविटी का इफेक्ट कोलाइडल स्टेट पे कोई नहीं होता, बल्कि कोलाइडल स्टेट में सस्पेंड रहते हैं पार्टिकल। फिल्टरेबिलिटी में दो किस्म के फ़िल्टर हमने लगा के देखने हैं। फ़िल्टर पेपर, उसमें से वो पास करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करते। ये जो लिखा हुआ है, ये फ़िल्टर पेपर में से ये पास कर जाते हैं कोलाइडल स्टेट, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करते। फिर है जी इनकी डिफ्यूजन, रैपिडली डिफ्यूज़ करते हैं, फ्यूजन होती है इनमें। और उसके बाद पार्टिकल आर इनविजिबल, लेकिन लाइट को स्कैटर करते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कोलाइडल स्टेट की। जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करते, वो वैसी की वैसी रहती हैं, जो कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद टिंडाल इफेक्ट इनमें पाया जाता है, ये एग्जिबिट लिखा हुआ है। और उसके बाद ये कोएगुलेट हो सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ ना कुछ कोई साल्ट वगैरह डाल दें तो ये इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाएंगे सस्पेंशन की शक्ल की तरह। तो ये हैं जी कोलाइडल स्टेट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, उसके बाद एक इसमें होता है डिस्पर्शन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज़। जिसको हम आम सोल्यूशन में सल्यूट कहते हैं ना, वो डिस्पर्स फेज़ कहलाता है कोलाइडल सोल्यूशन में, और जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं उसको डिस्पर्शन मीडियम कहा जाता है इन केस ऑफ कोलाइडल स्टेट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में कुछ एक्वासोल होते हैं, वाटर के अंदर बनाए गए होते हैं, उन्हें एक्वासोल कहते हैं। कुछ बेंजीन में बनाए गए होते हैं, उसे कहते हैं बेंजोसोल या अल्कोसोल, अल्कोहल वगैरह के अंदर बनते हैं। और कुछ एयर के अंदर चीज़ें डिस्पर्स होती हैं, उन्हें एरोसोल्स कहते हैं। और कुछ में डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होता है, लाइक जेल और चीज़ वगैरह। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी मुख्तलिफ बुनियाद है। पहली है बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ फेस, यानी डिस्पर्शन मीडियम के साथ डिस्पर्स फेस जो है वो कैसा दिखाएगी। लायोफिलिक, अगर हम इसमें दो टाइप्स हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक का मतलब है अट्रैक्टिव, चाहने वाला उसको। तो जब डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंट्रैक्शन अच्छा हो जाए तो लायोफिलिक, और अगर अच्छा ना हो तो लायोफोबिक। अब लायोफिलिक कौन से हैं, ये सवाल आता होता है, इसको ज़रा देख लें। गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ और प्रोटीन। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बस आप वो सुन के लेक्चर मेरा पूरा सुने और पॉइंट ही नोट कर लेना, तो वो बड़ा यानी आपको हेल्प देगा उन पॉइंट्स को ही तैयार करते हुए जो आमतौर पर एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो जिनमें एफिनिटी ज़्यादा होती है वो लायोफिलिक हैं, वो मैंने गिनवा दिए। और जिनमें एफिनिटी ज़्यादा नहीं होती उन्हें लायोफोबिक कहते हैं।
इनमें कौन से आ जाते हैं, याद रखिए, इनमें ऐसे आते हैं सोल ऑक्साइड्स, सल्फाइड, इनके सोल्स जो हैं वो सारे लायोफोबिक में आते हैं। मेटल्स के सोल, गोल्ड वगैरह के, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं आमतौर पर, इतने अच्छे सॉल्युबल नहीं होते, तो ये सारे इसमें आते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लें लायोफिलिक और लायोफोबिक की। अगर नेचर देखें तो लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है, बन गया बस, उसके बाद उसको वापस दोबारा नहीं आएगा। लायोफिलिक खुद ब खुद जो है वो उसके चांस होते हैं। तो प्रेपरेशन बड़ी इजी है लायोफिलिक की, लायोफोबिक की ज़रा मुश्किल है। और स्टेबिलिटी जो है वो लायोफिलिक जो है वो स्टेबल हैं, और लायोफोबिक में अगर थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लें तो वो जल्दी जो है वो वापस आ जाते हैं, वो यानी कोएगुलेट हो जाते हैं। चार जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि लायोफिलिक पर बाज़ का नहीं चार्ज होता है या थोड़ा सा चार्ज होता है, जबकि लायोफोबिक आम तौर पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होते हैं। इनके बारे में ये याद रखना। उसके बाद विस्कोसिटी जो है वो लायोफिलिक की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हो गया ना, डिस्पर्शन मीडियम के साथ। तो लायोफोबिक की भी उतनी ही होती है जितनी मीडियम की होती है विस्कोसिटी। तो लायोफिलिक ज़्यादा हो जाती है मीडियम से, सरफेस टेंशन कम होता है मीडियम से। उसके बाद माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज बहुत कम होता है इसलिए लायोफिलिक के पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर मूव नहीं करते, जबकि लायोफोबिक के करते हैं, उन पे चार्ज ज़्यादा होता है। उसके बाद विजिबिलिटी, तो इन पार्टिकल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ इसका या मीडियम के साथ अच्छा इंटरेक्शन होता है। टिंडाल इफेक्ट, लेस डिस्टिंक्ट। तो ये लायोफिलिक कुछ कुछ हद तक ट्रू सोल्यूशन के करीब तरीन है, जबकि लायोफोबिक सस्पेंशन के करीब तरीन होते हैं। तो इस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये ट्रू सोल्यूशन के करीब है, इसलिए ये ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन ऑफ ब्रीदिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सोल्यूशंस में शो होती हैं। तो ये लायोफोबिक में इनके उलट है ये सारी चीज़ें। ये आपको मैं फ़ाइल भी भेज दूँगा। तो जो जो बातें मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ उसको आप चाहे बेहतर होता है लेक्चर सुन के आप ना कापी पेंसिल पे नोट किया करें, उसमें ख़ुद अपनी रिवीजन होती है और अपने नोट्स बनाने का मौका मिलता है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन कोलाइडल सिस्टम की एक और है जिसमें आप डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस को सामने रख के जो है वो कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। यानी अगर डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स फेस गैस हो तो उसे फॉर्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, सोप, सोल, लिमोनाइड, फ्रोथ और विप्ड क्रीम। और अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो, गैस के अंदर सॉलिड बिखरा हुआ है तो सॉलिड फॉर्म, यानी गैस सॉलिड में बिखरी हुई है तो सॉलिड फॉर्म उसे कहते हैं। अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड है, ये देखिए नीचे, इसको ज़रा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अगर मेरे लिक्विड डिस्पर्स है गैस में तो इसको नाम देते हैं एरोसोल का, ये देखें एरोसोल्स का। लेकिन अगर लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स है तो फिर इसको नाम देते हैं एमल्शन। ये आगे उसकी एग्जांपल एरोसोल की हैं, फोग, क्लाउड, मिस्ट। ये एक तो प्रॉपर्टीज़ जो ऊपर मैंने डिस्कस की है उसमें से सस्पेंशन कोलाइडर सिस्टम के कंपैरिजन में जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसमें से सवाल आने का चांस होता है, और एक इसमें से सवाल आने का बहुत चांस होता है कि आपको एग्जांपल दे के पूछा जाए कि ये कोलाइडर सिस्टम की कौन सी टाइप है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेस क्या है। उसके बाद डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्स फेस है हमारे पास लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, तो वो जेल्स होती, सॉलिड तो जेल्स होती हैं, जेली जिस तरह चीज़, बटर, बूट पॉलिश, टेबल जेलीज़। अगर हमारे पास डिस्पर्स फेस सॉलिड हो और गैस में फैला हो धुएँ की तरह तो उन्हें एरोसोल्स ऑफ सॉलिड कहते हैं। स्मोक, डस्ट इसकी एग्जांपल है ये, और हैज़। इसके अलावा अगर सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स हो, सबसे कॉमन टाइप, तो उन्हें बोलते हैं सोल्स। पेंट, स्टार डिस्पर्स इन वाटर, गोल्ड सोल, मडी वाटर, इंक। और अगर सॉलिड सॉलिड में हो तो उसे कहते हैं सॉलिड सोल।
रूबी ग्लास, जेमस्टोन, मिनरल्स वगैरह, ये क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक मल्टी मालिक्यूलर और मैक्रो मालिक्यूलर कोलाइड भी होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? गोल्ड सोल और सल्फ़र का सोल मल्टी मालिक्यूलर है, जबकि ये बाकी पॉली इथैलीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, डेक्रॉन, सिंथेटिक फाइबर यानी पॉलीमर्स के जो कोलाइडर बनते हैं वो मैक्रो मालिक्यूलर। उसके बाद माइसल क्या होता है? माइसल होता है लाइक जिस तरह एसिटिक एसिड है, उसने जब वाटर में जाना है तो ये फॉर्म होनी है, यानी एक पार्ट उसका नॉन पोलर और ये पोलर। तो नॉन पोलर पार्ट्स ने आपस में मिल जाना है और पोलर पार्ट्स को बाहर निकाल देना है, नेगेटिव पार्ट को ऐसे बाहर सॉल्वेंट की तरफ उसने निकाल देना, और इस तरह इकट्ठा सा बना लेना है, जमगट्ठा सा इसको कहते हैं, माइसल इसे कहते हैं, माइसल एग्रीगेशन हो जाती है ना। तो लेकिन ये एक ख़ास कंसंट्रेशन के बाद होती है, 100 या 125 या 200 मालिक्यूल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ख़ास कंसंट्रेशन हल करेंगे तो उसके बाद होगा, ये थोड़ी कंसंट्रेशन में नहीं होगा। तो उस कंसंट्रेशन कहते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, ये जो माइसल बनाते हैं, माइसल जो है वो कोलाइडल साइज़ की जो बनती है वो क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन है। अब इसमें जो सवाल जहाँ से आता है वो ये है कि क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन सम कैटायनिक सरफेक्टेंट ज़्यादा ये काम करते हैं, सर्फ और साबुन वगैरह। तो उसमें कुछ कैटायनिक हैं, सीटाइल ट्राईअमोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इनका काउंटर आयन है, बाकी सारे पर पॉजिटिव चार्ज है जिन्होंने माइसल बनानी है। तो ये कैटायनिक है, ये भी बनाता है। उसके बाद डू डिकाइल बेंजीनियम सल्फोनेट, ये नेगेटिव है, एनाइनिक है। और सिटाइल पायरिडीनियम क्लोराइड, ये भी कैटायनिक है। तो पहले वाला जो कैटायनिक वो बनाता है, ये सारे सरफेक्टेंट हैं जो कि सर्फ और साबुन से। अब इसकी प्रेपरेशन कोलाइडल की उसके दो मेथड्स हैं, एक डिस्पर्शन और एक कंडेंसेशन। डिस्पर्स होता है छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ के, कंडेंसेशन होता है बहुत छोटे पार्टिकल को इकट्ठा करके उलटा एक दूसरे के। अब डिस्पर्शन में कुछ मैकेनिकल डिस्पर्शन आ जाती है, कोलाइडर मिल होती है जिस जो पार्टिकल को तोड़ तोड़ के छोटा चेंज करके। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास पेंट और वार्निश इस तरह बनाते हैं। मैं जिन पॉइंट्स को बता रहा हूँ सिर्फ आप उनको बस नोट करें, ये सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैं बता रहा हूँ बजाय डिटेल पढ़ने के। उसके बाद इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, उसमें होता है हम आर्क मेथड इस्तेमाल करते हैं। आर्क मेथड क्या है? इलेक्ट्रोड ही उन मेटल्स के होते हैं जिनको हाई वोल्टेज में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को। तो हाई वोल्टेज जब मिलता है तो करंट की वजह से कुछ पार्टिकल उस जो इलेक्ट्रोड्स के समझें या उस चीज़ के जिनके हम कोलाइड बनाना चाह रहे हैं, उस जिसमें 100 एटम होंगे, 150 एटम होंगे, वो पार्टिकल सॉल्यूशन में शामिल हो जाएंगे और वो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। तो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी इसकी। पेप्टाइजेशन का प्रोसेस भी डिस्पर्शन मेथड में आता है। पेप्टाइजेशन क्या है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी प्रेसिपिटेट बने ही हैं, आप साथ ही कोई चीज़ डालें, पेप्टाइडिंग एजेंट डालें, मतलब कोई आपने दो साल्ट्स को मिलाया है, प्रेसिपिटेट बने हैं किसी चीज़ के, वो नीचे बैठ रहे थे क्योंकि प्रेसिपिटेट ने मिल मिल के ना बड़े होकर सस्पेंशन बना के नीचे बैठ जाना है। तो उनके नीचे बैठने से पहले आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है मसलन FeOH3 के प्रेसिपिटेट बने हैं तो वो नीचे बैठ रहे हैं, तो आप पहले FeCl3 ऐड कर दें, Fe3L3 में होगा Fe3 पॉजिटिव आयन, वो 3 पॉजिटिव आयन इसके ऊपर जमा हो जाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव पार्टिकल बन जाएगा। अब वो मिल नहीं सकेगा, बड़ा पार्टिकल नहीं बन सकेगा, तो इसे कहते हैं पेप्टाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पेप्टाइजेशन को 3 तरीक़ों से हम करते हैं, डिस्पर्शन से, वॉशिंग प्रेसिपिटेट बाय इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड करके। ये सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम पेप्टाइजेशन करते हैं। तो मतलब अभी प्रेसिपिटेट बन रहे हों, बड़ा पार्टिकल बनने से पहले पहले, बहुत बड़ा पार्टिकल बनने से पहले पहले कोई साल्ट डाल देना जो कि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे ही चार्ज ले आए, दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अब कंडेंसेशन मेथड,
केमिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर इन मेथड्स को करते हैं, ऊपर वाले मेथड फिज़िक्स वाले पेप्टाइजेशन दोनों ही करते हैं। केमिस्ट केमिकल मेथड्स ऑफ कंडेंसेशन इस्तेमाल करते हैं। डबल डिकम्पोजिशन, दो साल्ट्स को मिक्स किया, एक इनसॉल्युबल है ज़रा, उसको बड़े पार्टिकल की शक्ल में आ जाएगा, तो सल्फाइड का सोल आर्सेनिक सल्फाइड इस तरह बनता है। हाइड्रोलिसिस, आयरन का सोल FeCl3 को मिक्स करके बनता है। ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल जो कि अपनी नेगेटिव स्टेट में होती हैं, अगर आपने उनको इनसॉल्युबल कोलाइडल फॉर्म में लेना है तो उनकी ऑक्सीडेशन कर दें, तो वो अपने नेगेटिव आयन से जब वो ज़ीरो फॉर्म में आएंगी तो वो पार्टिकल बड़ा बन जाएगा और बाय ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन, ये भी बड़ा ज़्यादा मेथड इस्तेमाल होता है। कोई मेटल का साल्ट और उसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल देते हैं, आमतौर पर अमोनिया भी डाल देते हैं, तो वो मेटल जो आयरन है वो क्या होगा, आयरन 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, साल्ट की फॉर्म में, जब आयरन कहता हूँ एरम गोल्ड, ये ज़ीरो की फॉर्म में आ जाएगा रिड्यूस होकर, और ज़ीरो की फॉर्म में 10, 20, 50, 100 एटम इकट्ठे होकर कोलाइडल पार्टिकल बनाते जाएंगे। तो ये नैनो केमिस्ट्री में नैनो पार्टिकल बनाने में भी मेथड इस्तेमाल होता है। फिज़िकल मेथड में एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, दो सॉल्वेंट मिला लें, मसलन सल्फ़र जो है रेज़न एंड फिनोल्फ्थलीन जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल हैं, और सम अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यील्ड कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन देयर सॉल्यूशन इन अल्कोहल और अदर सॉल्वेंट आर poured इनटू वाटर। मतलब कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, उनको अगर आप वाटर के अंदर ले जाएं तो वो वाटर में इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होंगी, तो उनके पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे और सॉल्वेंट का एक्सचेंज बेसिकली कोलाइडल सिस्टम बना देता है। कोलाइडल सिस्टम लेस स्टेबल होते हैं इस केस में, क्योंकि वो किसी वक्त भी बहुत बड़े पार्टिकल बन सकते हैं और वो कोलाइडल से सस्पेंशन की तरफ जा सकते हैं। किसी सॉल्वेंट में से वेपर गुजार कर, जब आप वेपर गुजारेंगे लाइक मरकरी के वेपर वाटर में, तो वो बहुत सारे एटम मिलकर वहीं पर कोलाइडल पार्टिकल बना देंगे बाय एक्सेस कूलिंग, ठंडा करके। अगर एक चीज़ ज़्यादा कोई सॉल्युबल हो गई है, जैसे आइस है, आइस जो है वो सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रीजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन द सॉल्वेंट। तो कूल करके भी हम इसको बना सकते हैं। प्योरीफिकेशन के 3 मेथड हैं, बस नाम याद कर लें। डायलाइसिस, और जिस मेम्ब्रेन से होता है वो डाइजलाइजर मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर के ज़रिए। दूसरा है इलेक्ट्रोडायलाइसिस, इसमें हम डायलाइसिस करनी है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम स्पेशल किस्म का फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं या मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन ये लिखा भी हुआ है, वो यूज़ करते हैं, तो उससे फिर ये फिल्ट्रेशन होती है। अब प्रॉपर्टीज़ में हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कड़ी हद तक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में टिंडाल इफेक्ट देख चुके हैं। तो मेन हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी देखनी है, इलेक्ट्रिकल और कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव भी हम सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे इसकी, ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करना है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप देख चुके हैं, हेट्रोजिनिटी, फ़िल्टर होते हैं या नहीं होते, नॉन सेटिंग है, कलर इनका क्या है। अब कलर में ज़रा देख लें, कलर इनका डिपेंड करता है साइज़ एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पे, वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट पे। तो कलर बदलता रहता है, साइज़ और शेप बदलती है तो कलर बदलता है। गोल्ड के सोल के बहुत सारे दर्जनों कलर है पाए जाते हैं। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन की नेचर से कलर बदलता है, प्रेपरेशन के मेथड से भी कलर बदल जाता है। तो ये हो गई स्टेबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ब्राउनियन मूवमेंट ये शो करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो खुद ब खुद मूव करते जाएंगे। तो इसके अलावा ये होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इनकी। टिंडाल इफेक्ट भी हम देख चुके हैं कि जब किसी कोलाइडल सिस्टम में से लाइट पास कराई जाती है तो वो कोन का, समझे एक ऐसे करके कोन सी बना जाती है, ब्राइट कोन। तो इसको टिंडाल ने सबसे पहले किया था डिस्कवर, टिंडाल इफेक्ट। तो ये भी हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में है,
जब आप कोलाइडल सिस्टम को अलग करने के लिए समझें इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर देते हैं, मसलन कोलाइडल सिस्टम में ऐसे पार्टिकल हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उनको अगर जाना पड़े तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अगर कोलाइडल पार्टिकल यानी डिस्पर्स्ड फेस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे मूव करे तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखें, द फिनोमेना इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट हो तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब कोलाइडल पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका काउंटर आयन बाकी मीडियम के अंदर होता है, तो बाकी मीडियम में काउंटर आयन नेगेटिव वाला होगा, तो मीडियम पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो मीडियम भी तो मूव कर सकता है। तो मीडियम की मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। माइग्रेशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस इलेक्ट्रोफोरेसिस उसकी मूवमेंट, और डिस्पर्शन मीडियम की इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद ये कुछ है इलेक्ट्रिक चार्ज किस पे है, पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से हैं, बेसिक डाई, मिथालीन, ब्लू हीमोग्लोबिन। नेगेटिव चार्ज वाली डाइस जो हैं वो सोल्स कौन से, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सोल है, गोल्ड का नेगेटिव सोल है, सिल्वर का सोल नेगेटिव है, प्लाटिनम का नेगेटिव है। तो पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल के बारे में आप याद रखें। और उसके बाद कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन क्या होती है, मतलब एक सोल बना हुआ है लायोफोबिक, आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, मतलब वो ऐसी चीज़ का सोल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, आप ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिज़ोल्व करें, तो उसके नेगेटिव आयन क्या करेंगे, पॉजिटिव सोल के ऊपर जो आयन जमा होते हैं उनके साथ मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद कोलाइडल सिस्टम के जो पार्टिकल अपने एग्जिस्ट कर रहे थे वो आपस में इकट्ठे होते जाएंगे और उनकी जो है वो सेटिंग हो जाएगी, बैठ जाएंगे नीचे। इसे कहते हैं कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन। तो ये वाली बात आखिर पे देखें, रेसिप्रोकल ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज कोएगुलेशन पावर। तो अब जो कोएगुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोएगुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो उसकी मतलब कोएगुलेशन वैल्यू जितनी जो है वो ज़्यादा होगी, कोएगुलेटिंग पावर उतनी कम होगी। मतलब किसी कोलाइडल सिस्टम को आप अगर कोएगुलेट करना चाहते हैं तो उसकी कोएगुलेशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी कम है, इकट्ठे होने की पावर उसकी कम है, तभी आप ज़्यादा मिकदार में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको फिर करते हैं कोएगुलेट। यानी अगर आयरन का सोल ही आप कोएगुलेट करना चाहते हैं तो आयरन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप उसमें NaCl डालें, क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज उसको कोएगुलेट करेगा। अगर कोएगुलेटिंग वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब आपको NaCl ज़्यादा मिकदार में ऐड करना पड़े, इसका मतलब है इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि जो कोएगुलेशन पावर थी ना आयरन के सोल की वो बड़ी कम थी, वो कोएगुलेट नहीं होना चाहता था, तो ज़्यादा मिकदार में आपने ऐड करके तो उसको कोएगुलेट कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको अगर कहा जाए 4 साल्ट देकर कि चारों में से ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन कोएगुलेट करेगा, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज वाला जो सोल उसको कोएगुलेट करना चाहते हैं तो फिर नेगेटिव आयन को देखें, वो नेगेटिव आयन जिसकी मिकदार चार्ज की ज़्यादा होगी वो जल्दी कोएगुलेट कर देगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज वाला गोल्ड का सोल कोएगुलेट कराना चाहते हैं तो फिर आप पॉजिटिव आयन की पावर देखें, यानी अगर आप एलुमिनियम डालेंगे तो मैग्नीशियम और सोडियम के साल्ट की निस्बत गोल्ड के सोल को जल्दी कोएगुलेट करेगा क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, कोएगुलेशन पावर, और उसको मिकदार थोड़ी देनी पड़ेगी। अगर मतलब ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि कोएगुलेशन पावर अगर किसी की ज़्यादा है तो उसकी थोड़ी अमाउंट ही काफ़ी हो जाएगी। तो जैसा कि इधर भी ये बात लिखी है, रेसिप्रोकल कोएगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज कोएगुलेटिंग पावर। अच्छा जी, गोल्ड नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है। गोल्ड नंबर होता है कोई लायोफोबिक सोल, उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, कोएगुलेशन ना कहीं हो जाए उसकी, तो आप उसमें डालते हैं कुछ लायोफिलिक सोल को डालते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए। अब लायोफिलिक सोल के कितने जो आपने अमाउंट डाली है,
ये देखें प्रोटेक्शन पावर गोल्ड नंबर, इट इज़ अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइडल यानी लायोफिलिक कोलाइड मिलीग्राम में आपने कितना ऐड किया है, किसको जो होता है ना 10 ml गोल्ड सोल को NaCl मिलाकर आपने अगर करना है ना कोएगुलेट, तो 10 ml गोल्ड सोल को 1% NaCl मिलाकर कोएगुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसमें लायोफिलिक सोल डाल दें तो फिर उसको 1% नहीं बल्कि शायद 2% करके किया जा सके। लेकिन कितना बचा सकता है उसको लायोफोबिक सोल गोल्ड सोल को लायोफिलिक सोल का ऐड करना कोएगुलेट होने से, तो इस नंबर को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। तो ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं गोल्ड नंबर। जेलेटिन का इतना है, हीमोग्लोबिन, याद रखिए ये लायोफिलिक सोल का हमेशा गोल्ड नंबर होता है क्योंकि इन्होंने ऐड होना ना लायोफोबिक में, तो इन्होंने प्रोटेक्शन करनी है। ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन है कौन से जो सोल आई ड्रॉप में ऐड करते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जितनी डिस्कस हो गई हैं यही बातें पूछी जाती हैं। उसके बाद ये एमल्शंस हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल एमल्शंस। इनको ज़रा आपने देख लेना है, एग्जांपल इनकी कौन सी है। ऑयल वाटर एमल्शन लाइक मिल्क, वाटर ऑयल एमल्शन एज इन कोल्ड क्रीम, ये एग्जांपल में से पूछते होते हैं। उसके बाद ये मैं बता चुका हूँ जेल क्या होती हैं। इसमें लिक्विड डिस्पर्स होता है सॉलिड में, तो इलास्टिक जेल्स और नॉन इलास्टिक जेल्स। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। सनर्सिस मतलब जेल को रखें तो थोड़ी देर बाद उसमें से वाटर निकल जाएगा, आम जेली भी अगर रखें, और वो लूज़ हो जाएगी, इसे कहते हैं सनर्सिस इफेक्ट। और थिक्सोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, सम ऑफ द जेल स्पेशली जेलेटिन एंड सिलिका जेल लिक्विफाई ऑन शेकिंग चेंजिंग इनटू corresponding soles. The soles on standing reverts back to gel. This sole gel transformation is known as thixotropic. मतलब आप जेल रखें तो हलाएं तो वो एक सोल बन जाए, सोल को थोड़ी देर रख छोड़ें तो वो जेल बन जाए। शेक करने पर सोल और स्टैंड करने पर जेल बने, से कहते हैं थिक्सोट्रॉपिक। अब एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड में किस किस में एप्लीकेशंस है इसकी, वो एग्ज़ाम्पल आपने पढ़नी है कहाँ कहाँ पर किस चीज़ की एप्लीकेशन है। मसलन मेडिसन में आर्सेनिक है तो उसको आई डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमल्शन फिनाइल डेटोल को डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र को इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसके सोल को। आई लोशन में इस्तेमाल करते हैं ये आर्गोल वगैरह को। इसके अलावा कोलाइडल कैल्शियम एंड गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बॉडी की विटिलिटी के लिए। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, पेंट वार्निश वगैरह सारे कोलाइड हैं। इसके अलावा लेटेक्स फ्रॉम रबर, ये भी कोलाइड है। उसके बाद रबर प्लेटिंग का जिक्र है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट इसमें से और कोई नहीं बनते। एक ही आखिरी पॉइंट और ऑब्जेक्टिव इसमें देखें, कोलाइडल सोल ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड इन एथेनॉल, उसको कोलाइडोन कहते हैं। ये पॉइंट ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा। और ये कि कोलाकुलेशन वैल्यू ऑफ एनाइन, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एनाइन, जो मैंने पहले भी बताया था। यानी अगर आपके पास 3 आयन हों, एलुमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, और कहा जाए कि इनकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कितनी होगी, तो इनकी पावर पे डिपेंड करता है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि चार्ज इसका बहुत ज़्यादा है नेगेटिव सोल को कोएगुलेट करने का, तो इसकी थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कम होगी। तो ये है जी कुछ कोलाइडल पार्टिकल के मुतल्लिक़ बातें।